विजन आईएएस की मैगजीन है, इसके कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, जो कि इन न्यूज़ रहे थे अभी द हिंदू में। एक एक्वाकल्चर से रिलेटेड भी था, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं आर्टिकल में, वो रिसेंटली न्यूज़ था एक्वाकल्चर से रिलेटेड। और एक ये है अभी जो अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, वो है आज की न्यूज़। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें 3 टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे मेन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ये है जो सबसे पहले आपको दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेट्स एन असाइड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको बोलते हैं हम एनजीटी ऑर्डर, सेज ट्रिब्यूनल सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। ठीक है, ये किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टैंड सेट किया कि असाइड्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर सेज ट्रिब्यूनल सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। इसका कहने का मतलब क्या है, अब मैं आपको अगर इन डेप्थ बताऊं तो ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एनजीटी क्या है। ठीक है, कि ये एनजीटी है क्या, ये है एक सैचुरेटरी बॉडी है। ठीक है, एनजीटी क्या है, एक सैचुरेटरी बॉडी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको बोला जाता है। और ये कब बनी थी, हमारी बनी थी 2010 में। कब बनी थी ये, 2010 में बनी थी। और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, नो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये है सैचुरेटरी बॉडी, जो कि आपका ग्रीन नाम से दिख रहा होगा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर है। जितने भी आपके ग्रीन पोर्टल या एनवायरनमेंट से कुछ इश्यूज वगैरह जनरेट होते हैं तो वो इसके अंडर आते हैं। ठीक है, तो अब आइए इसको हम देख लेते हैं कब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ कब नहीं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको बताया कि जो ये एनजीटी है, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, एनजीटी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 18th को एस्टैब्लिश हुई थी 2010, अक्टूबर 18 को एस्टैब्लिश हुई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो एनजीटी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कब फॉर्म हुई थी, कब एक्शन में कब फॉर्म हुआ, अक्टूबर 18 2010। क्लियर, याद रहेगा, अक्टूबर 18 2010 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपकी डेट थी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि जो ये रिट्स हैं, रिट्स इशू होती हैं, जैसे हाई कोर्ट जो आपका है, हाई कोर्ट, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखें। मैं आपको बता रही हूँ, आर्टिकल जो हाई कोर्ट के बारे में आप पढ़ेंगे वो आपका होगा, जैसे कि आप पढ़ने वाले हैं आर्टिकल आई थिंक 2014 से लेकर के ना 2014 से 231 आर्टिकल तक, 4th पार्ट या 4th शेड्यूल ऐसा कुछ है। आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के ऊपर इसमें बात की गई, उसकी पावर से रिलेटेड। तो वहीं पे आप उसको ज़रूर जा करके देख लें। वो मैं क्यों बता रही हूँ, वो मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे क्योंकि जो ये एनजीटी है, एनजीटी का क्या अर्लियर क्या स्टैंड था कि हाई कोर्ट ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने, नॉट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी कि जो एनजीटी है, एनजीटी जैसे आप देखने को मिलेगा, पहले ट्राई पिलर होता था ना, जैसे हम बोलते थे कि ये 3 पिलर्स होते हैं, एक होती है लोअर कोर्ट, फिर होती है एचसी है ना, हाई कोर्ट, फिर होता है एससी। तो एनजीटी जो था डायरेक्ट एससी को बोल अपनी जो वर्डिक्स वगैरह डायरेक्ट एससी उसकी वो सुनवाई जिसको आप बोलते हो एससी के पास जाती थी। तो इसमें जो एचसी है, मतलब हाई कोर्ट है, तो उसको स्किप करने की या सबऑर्डिनेट, उसको एक तरीके से आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते थे इस तरीके से। तो इतनी पावर एनजीटी में थी। बट वेयर एज यू नो दैट कि एनजीटी जो है वो एक सैचुरेटरी बॉडी है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एचसी ने बोला कि जो एचसी की जो स्पेशल पावर है ना, आर्टिकल 226, आप इसके लिए एचसी को जरूर पढ़ें, हाई कोर्ट को जरूर पढ़ें, लक्ष्मीकांत है जहाँ से भी, आर्टिकल 214 से लेकर के 231 ये उसको पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये मतलब हाई कोर्ट को क्या आप रिट दे सकते हैं, इसके अगेंस्ट कुछ भी होगा तो आप उसमें दे सकते हैं डायरेक्ट। तो इनका कहना ये था कि जो एनजीटी है, ये लॉ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, अगर छोटी से छोटी बात भी अगर जैसे अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में आया उसको हम पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट एससी के पास ना जा करके, मतलब एचसी भी उसको वो करे, रिव्यू में रिकमेंड करे। बट वेराज जो अर्लियर केस था, अर्लियर केस कौन सा था मैं आपको बताऊं, अर्लियर केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द कोर्ट हेल्ड दैट दो द जुडिशियल रिव्यूज इज अ बेसिक फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, द विजिटिंग ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एन ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आफ्टर टेकिंग इट अवे फ्रॉम द हाई कोर्ट्स would not do violence to the basic structure so long as it was ensured that the alternative mechanism was an effective and real substitute for the high court। एक सब्स्टिट्यूट की तरह उन्होंने उसको एनजीटी को देखा,
ये आप 325 में आर्टिकल ए ऐसा कुछ में दिया गया है। पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने ही पावर दी थी एनजीटी को, ठीक है, बट अभी हाई कोर्ट ने इसमें मेंटल किया है। हाई कोर्ट ने अपनी पावर्स एंड राइट्स जगह जो सिविल एनजीटी को एक सिविल वो आप राइट सिविल कोर्ट के राइट्स मिलते हैं, लेकिन इसमें ये उन्होंने कहा है कि आप एचसी मतलब हाई कोर्ट का ये कहना था कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ना होकर के हमें भी कंसिडर किया जाए एक तरीके से, अगर आप नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज बोलेंगे तो ये था। तो इसमें राइट्स की बात की है, पावर शेयरिंग की बात की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनल वर्डिक्ट क्या बोला है, अब जो वर्डिक्ट आया है आफ्टर 2012 में एक जो फायर हुआ था, केस जो चल रहा था, उसका वर्डिक्ट 18 मई में कुछ अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया। तो उसके अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टार्टिंग में अर्लियर कहा था ना कि ये एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द हाई कोर्ट हो सकता है, तो अब उसको चेंज करके उन्होंने बोला है कि जो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एनजीटी, इसको हाई कोर्ट को भी अपने फैसले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जाने के बजाय एचसी से भी कंसर्न किए जा सकते हैं। क्योंकि आप देखो तो बेसिक स्ट्रक्चर इंडिया का कैसा है, आपको यही ना ट्राई सेक्टर्स को बोलते हैं कि लोअर कोर्ट फिर एचसी एंड एससी। तो एनजीटी के पास इतनी पावर, मतलब उनको बोला गया कि यू कैन कंसिडर गोइंग टू एचसी फॉर वेरियस रीजन। अब यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन ऐसा था कि अगर डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाए एनजीटी और हाई कोर्ट में उनको पता ही ना हो, जैसे पिटीशन फाइल की हुई थी रिसेंटली, जैसे द पिटीशन चैलेंज किया था उसको 22 ऑफ एनजीटी एक्ट विच प्रोवाइड फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनजीटी ऑर्डर्स। तो ये रिट फायर मतलब रिट में बोला गया था इनकी एससी की तरफ से कि ये डायरेक्टली मतलब एससी के अगेंस्ट पिटीशन चैलेंज सेक्शन 22 ऑफ एनजीटी एक्ट विच प्रोवाइडेड फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनजीटी। इट वाज कंटेंटेड दैट एन अपील mechanism as a matter of right should also be provided before the concerned high court। तो उन्होंने हाई कोर्ट ने बोला कि हमें भी मतलब इसमें कंसिडरेशन लेना चाहिए, डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाना मतलब इस तरीके से सही नहीं, जो कि अर्लियर बोला था। अर्लियर केस में मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के वर्ड थे कि ये एज अ सब्स्टिट्यूट काम कर सकता है टूवर्ड्स हाई कोर्ट। और एक रीजन ये भी है कि अगर हाई कोर्ट में अगर कोई डायरेक्ट चला जाता है एनजीटी का, तो उससे क्या होगा कि अगर हाई कोर्ट में सपोज कोई केस है जो अगर उनके पास नहीं है, तो अगर वो कोई वर्डिक्ट दे देते हैं तो वो कन्फ्रंट भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ और। तो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा देखना पड़ेगा कि एक सेक्शन आपने ये बोल दिया, तो यहाँ पे मतलब अगर आपने ये वर्डिक्ट दे दिया तो आपने उसको भी कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। तो ये भी रीजन कहीं ना कहीं था, ठीक है। तो अब हम इसको आगे लेकर पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें। और ये एनजीटी जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप जितने भी इश्यूज देख सकते हैं, जैसे कि आपका है वाटर एक्ट हो गया 1974, द फॉरेस्ट एक्ट 1980, द एयर एक्ट 1981, ये सब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। तो न्यूज़ में ये था कि न्यूज़ में रिसेंटली भी विशाखा यहाँ पे पटना में एक कंस्ट्रक्शन वर्क था, तो आइए इसको न्यूज़ में देखते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क था व्हाइल सेटिंग असाइड एनजीटी बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एट Rushikonda Hills in Visakhapatnam, Supreme Court said that NGT is subordinate to High Court, जैसे मैंने आपको बताया था, subordinate to High Court and is so far as territorial, यहाँ पे देख सकते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इज कंसर्न। तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स, कॉन्फ्लिक्टिंग जहाँ पे हो रहा है कि हाई कोर्ट ने कुछ और ऑर्डर किया एंड एससी ने कुछ और ऑर्डर किया, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसको रिव्यू करके दिया है कि द ऑर्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स विल बी प्रिवेल ओवर दैट स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल्स। सो अर्लियर यहाँ पे क्या था, एल चंद्र कुमार जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट 1997 में एससी रूल दैट द ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स अंडर एक्ट 320A Article 320B of the Constitution are subjected to the writ jurisdiction of the high courts, कि हाई कोर्ट्स के रिट्स जो उनके अंडर रहेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपको देखने को मिला होगा अभी। अब इसको देख लेते हैं कि क्या था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसको आप ध्यान से देख लें। यहाँ पे अबाउट ट्रिब्यूनल एंड फीचर दो बॉडीज हैं यहाँ पे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपको पता है कि कौन से हैं आपके ये कोर्ट्स वगैरह, एंड स्टैट्यूटरी बॉडी में आपका ये एनजीटी। तो एनजीटी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है। उसमें गाइड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, पावर ऑफ सिविल कोर्ट इसको प्रदान किया गया था, पावर ऑफ सिविल लॉ कोर्ट दिया गया था इसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये अलग है, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे इंसर्टेड बाय 42nd CAA इन 1976 में रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये 1976 में किया था, बाय एडिंग 323 आर्टिकल एंड 323B जो मैंने अभी डिस्कस किया, 32A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड 32B फॉर अदर मैटर्स। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, इसको आपको देखना पड़ेगा एक बार आर्टिकल्स अच्छे से। अब हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी और इसमें एनजीटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में। यही है कि ट्रिब्यूनल, जैसे मैंने बताया ट्रिब्यूनल बॉडी है, ट्रिब्यूनल मतलब ये, और ये हाई कोर्ट है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डिपार्टमेंट, इसका था बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक, याद रखना है इसको। फिर टू रिजॉल्व
पर्पस क्या था इसका, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स ऑन स्पेसिफिक मैटर। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें यहाँ पे एनजीटी की, तो यहाँ पे एनवायरमेंट रिलेटेड, ठीक है, जैसे आपके वाटर एक्ट हो गए या कुछ और, टू प्रिवेंट एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टू मेंटेन द लॉ एंड, यहाँ पे टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द जुरिडिक्शन एंड गिव डिसीजंस ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। यहाँ पे क्रिमिनल था, वहाँ पे आपको सिविल पास मिली हुई थी, ठीक है। नॉट बाउंडेड बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लाइक सीआरपीसी और बाउंडेड बाय प्रोसीजर कोड्स, ठीक है। क्रिमिनल है तो आपका यहाँ पे आएगा ही, तो सीआरपीसी का इसमें बाउंड नहीं है। सिर्फ मेंबर्स कितने, मिक्स ऑफ जुडिशियल एंड एक्सपर्ट विद स्पेशल नॉलेज। तो 10 बेंच का भी इसको ग्रीन बेंच करके बोला जाता था, यहाँ उसके द्वारा किया गया था। आप इसको ज़्यादा पढ़ लें, न्यूज़ में आया तो एक बार अच्छे से देख लें यार। यहाँ पे ये क्या था, ये सिर्फ जुडिशियल ओनली, जो हाई कोर्ट है वो है जुडिशियल। पास क्या है, लिमिटेड टू द लॉज अंडर विच दे आर सेट एंड पास टू यूज ऑल द इनएक्टेड लॉज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो यहाँ पे सिर्फ उनके पास एनवायरमेंट रिलेटेड बॉडी मतलब है तो उसमें काम करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के पास और भी सारे केसेस होते हैं। वाइडर प्रोस्पेक्टिव में आप उसको देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल वगैरह सारे अंतर्गत हाई कोर्ट रहता है। तो इसमें यह था कि हाई कोर्ट ने एक तरीके से बोला था कि ये अगर कंसिडर एनजीटी को मतलब हमें भी सबॉर्डिनेट ऐसे हमें भी कंसिडर किया जाए, एक तरीके से हम बोले एचसी का, डायरेक्ट यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया में आपके 3 टायर फंक्शन काम करता है। जैसे आपका ये पिरामिड है, आपको उसको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर कोर्ट होती है, मैं बार बार बता रही हूँ, एनसीईआरटी में 8th क्लास में आपने पढ़ी होगी, अगर आप बेसिक लेवल से भी देखेंगे सिविक्स। और ये आपका हाई कोर्ट एंड ये आपका सुप्रीम कोर्ट। तो इनका ये था कि एनजीटी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके ना बोले, क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, कि एससी ने कुछ और बोल दिया तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट वहाँ पे जाने के लिए अगर केस अगर यहाँ पे जा रहा है तो इनको भी ये सबॉर्डिनेट इनको भी दिया जाए, ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये केस था इसका, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एनजीटी से रिलेटेड भी था कि जो अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे ये एनजीटी है, एनजीटी के अंदर ही अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो डायरेक्ट वो खुद भी केस कर सकते, मतलब खुद भी जा सकते हैं, और एक एससी के द्वारा भी उनके पास जाया जा सकता है। लेकिन ये इनका एनजीटी का है, मतलब नेशनल ये ट्रिब्यूनल ग्रीन कोर्ट जो है उसके द्वारा जा सकता है एनजीटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि केस क्या आया, यहाँ पे आया कि एनजीटी बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एट ऋषिकोंडा हिल्स इन विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम में ऋषिकोंडा हिल्स होंगे, यहाँ पे उन्होंने बैन किया। तो एससी सेड दैट एनजीटी इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, इट्स नॉट अ बॉडी बट इट इज अ सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट इन सो फार एज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज कंसर्न। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स, अगर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर आ रहे हैं तो इन ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विल प्रिवेल ओवर दैट ऑफ स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल्स। तो कोर्ट का ऑर्डर उसमें मान्य होगा उस केस में अगर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ऑर्डर कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अर्लियर क्या था, अर्लियर एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 एससी सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 320B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सब्जेक्टेड टू द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। समझ में आ गया इसको। अब इसको आगे हम दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये आपका अगेन आ गया है, सेकेंड टॉपिक है जो आपका न्यूज़ था, ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। कल हमने डिस्कस किया था इंडस वाटर ट्रीटी, और यहाँ पे अब देख लीजिए आप ज्योग्राफी का मेंस एंड प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्टोनिक लिंकेज इन द नॉर्थ ईस्ट एज ऑफ द इंडियन प्लेट टू क्रिएट असम अर्थक्वेक। अब सबको पता होगा कि डेंजर जोन, हाई जोन है, 5th जोन में आपका JNK भी आता है, ठीक है। JNK आता है आपका हिमालयन बेल्ट के जो रीजन्स है, वो जैसे ये हिमालयन है, हिमालयन बेल्ट के ये रीजन्स आते हैं। आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा पोर्शन आपका डेंजर जोन में रहता है, जो हाई रिस्क जोन जिसको बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी या रिस्क जोन आप बोला जा सकता है उसको, उसमें रहता है आपका ये पूरा। एंड थोड़ा सा कच्छ एंड गुजरात, जो आपको पता होगा 2001 में जब 26 जनवरी को जब बच्चे सेलिब्रेट करते तब 7 रिक्टर स्केल का कुछ अर्थक्वेक आया था। वैसे ये आपका नॉर्दर्न बेल्ट पूरा हाई रिस्क जोन में रहता है। तो अब इसके रिलेटेड हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, और ये न्यूज़ से रिलेटेड किस तरीके से है। रिसर्चर ट्रेस द 1950 ग्रेट असम अर्थक्वेक टू the complex tectonics of the northeastern edge of the eastern Himalaya Indian plate and the Indo-Burma range, IB range, Indo-Burma range, IB range याद रखना। इसको सिंटेक्स करके बोलते हैं, एक बेंड है यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे खत्म हो जाता है हिमालयन रेंज, लेकिन यहाँ पे बर्मा जो दूसरी कंट्री इस साइड है, तो वहाँ पे टर्न है जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्स, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, आपको पता लग जाएगा, उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म्स हैं कुछ। सो कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एज ऑफ द Eastern Himalaya Indian Plate Indo-Burma range, the Great Assam earthquake is the largest intracontinental earthquake ever recorded. जो अभी असम में earthquake था, largest in the intracontinent, which was located in the India-China border near the Mishimi Hills of Arunachal. जिनको ज्योग्राफी पता होगा उनको पता होगा मिशमी हिल्स कहाँ पे है, या अरुणाचल, ये है आपका अरुणाचल
इसका, रुको मैं कलर चेंज कर दूँ, ये है आपका अरुणाचल, ये वाला पोर्शन अरुणाचल है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, तो आप इसको एक बार देख लें। सेवन सिस्टर्स के नाम से भी इसको बोला जाता है। इसमें आपके हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो अरुणाचल में है वो मिशी मिशी है, साउथ में आपकी डाफला, नागालैंड में ऐसे नागा हिल्स, तो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाफला, नागा हिल्स ऐसे करके भी हैं। तो बॉम्बडिला, इस पर अभी हम नहीं बात करते हैं, जो न्यूज़ में है उससे बात करते हैं। तो लार्जेस्ट इंट्रा कॉन्टिनेंटल अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड यहाँ पे हुआ था अरुणाचल, एंड दी एरियाज एडजेसेंट टू असम इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव जोन। जो मैंने आपको पहले बता दिया है कौन कौन सा जोन है यहाँ पे हिमालयन बेल्ट में, हाईली एक्टिव जोन है, यहाँ पे रिस्क खतरा हमेशा रहता है। तो जो JNK के लिए पढ़ रहे हैं उनको भी मैं बता दूंगी, यहाँ पे JNK जो है इट्स नॉट वेरी स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थक्वेक आने के खतरे हमेशा रहेंगे। सो द ईस्टर्न हिमालय सिंथेसिस EHS अरुणाचल प्रदेश एंड द एरिया एडजेसेंट इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इट बिलोंग्स टू सिस्मिक जोन, very high risk zone, ये सबको पता होगा। Study stated that the area between Upper Assam and Mishi-Mishi block is considered as a seismic gap area। एक seismic gap है यहाँ पे, कौन सा, असम एंड मिशी ब्लॉक के बीच में, इसको बोलते हैं एक्टिव फॉल्ट। अब आपको पता होगा कि जब जो प्लेट्स अगर आपस में आएंगी तो क्या करेंगी, ये ऑब्वियसली टकराएंगी आपस में। कोई प्लेट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही, तो क्या होगा, या तो क्रैक करेंगे या तो फॉल्ट क्रिएट करेंगे, या फॉल्ट क्रिएट करेंगे या तो फोल्ड क्रिएट करेंगे। वेरास अगर दो प्लेट्स दूर जा रही हैं एक तो वो कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, यहाँ से लावा वगैरह निकलेगा, न्यू प्लेट्स फॉर्म होगी जो आपकी अटलांटिक रीजन में है ना। तो हम उस पर भी बात नहीं करते, लेकिन अगर दो प्लेट सामने सामने आ रही हैं तो ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स हैं, इनको हम डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे या तो फोल्डिंग होगी या तो फॉल्ट होगा, या क्रैक्स वगैरह जनरेट होंगे। तो यही फॉल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एक्टिव फॉल्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एक्टिव फॉल्ट है इस एरिया में, इन विच अर्थक्वेक हैज नॉट अकर्ड इन अ लॉन्ग टाइम। काफी टाइम से उस फॉल्ट एरिया में, फॉल्ट है मतलब बीच में दरार या जैसे गड्ढा है, फॉल्ट एरिया है, काफी टाइम से वहां पे जो की है अर्थक्वेक देखने को नहीं मिला है। द टाइडिंग जो यहाँ पे TTSG है, ये सिस्मिकली एक्टिव अप टू 40 किलोमीटर डेप्थ, वेयर सिस्मिकली द IBR इज ऑब्जर्व्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ अराउंड 200 किलोमीटर, सजेस्टिंग द एक्टिव सबडक्शन प्रोसेस ऑफ द इंडियन प्लेट बीनीथ द IBR। बीनीथ द IBR सबडक्शन क्या होता है, सबडक्शन होता है एक प्लेट का दूसरी प्लेट से नीचे चला जाना, सबडक्ट हो जाना एक दूसरे के अंडर, बीनीथ। तो यहाँ पे इस प्लेट की बात किया। IBR कौन सा प्लेट है आपकी, यहाँ पे बर्मन प्लेट जो आपको है, ठीक है। IBR याद रखना, इंडो बर्मा रेंज। तो ये सबडक्शन प्रोसेस के थ्रू हुआ है, सबडक्ट हो गया है, ठीक है। एक प्लेट यहाँ से, ये इसके बीनीथ अंडर जा रही है यहाँ से, और ये मतलब दो प्लेट्स अगर आप सामने आती हैं तो ही आपको फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग देखने को मिलता है, ठीक है। ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स होती है, ना कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स। तो इसी के कारण आपको या तो वॉल्केनो या तो अर्थक्वेक एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं। तो ये मैं आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड बता दी, लेकिन ये है। सो इट्स सजेस्ट दैट IBR इज मोर सस्पेक्टेबल टू डीपर अर्थक्वेक्स व्हाइल क्रस्टल स्केल अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर इन दी TTSG। तो उनको लग रहा है कि क्रस्टल अर्थक्वेक इसमें आ सकते हैं TTSG में, और सस्पेक्ट भी किया है कि डीपर अर्थक्वेक्स आपके हो सकते हैं कि IBR में। काफी टाइम से आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन जो है टाइडिंग ट्यूटिंग सच ए जोन TTSG ने इसको बोला है कि मे बी, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि अर्थक्वेक कब आएगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, दो वी हैव रिक्टर स्केल्स एंड अदर स्केल मार्केली स्केल्स एंड सो ऑन। तो अब आगे इसको देख लेते हैं। TTSG इज अ मेजर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय वेयर द हिमालय टेक्स अ शार्प साउथ बेंड एंड कनेक्ट्स विद द IBR। दिस बेंड इज कॉल्ड सिंटेक्सियल बेंड, जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या इसको बोलते हैं, सिंटेक्सियल बेंड। तो इसको आप कर लें तो ये आपका पेपर मेंस की तैयारी से भी आपको इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा होगा। जब आप डिजास्टर का पढ़ेंगे उसमें केस स्टडीज वगैरह कुछ आएगा, उस हिसाब से क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं आपको, प्री में भी और मेंस में भी बोथ। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूज़ में भी आ चुका है, ठीक है। और वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय सिंटेक्सियल बेंड आर नियर नंगा पर्वत जैसे आपको देखने को मिला एंड दी नामचा बारवा रिस्पेक्टिवली। नामचा बारवा पीक और नंगा पर्वत अगर आपको देखने को मिला, नंगा पर्वत यहाँ पे आपको K2 के बाद यहाँ पे नंगा पर्वत यहाँ पे देखिएगा, नामचा बारवा पीक इस साइड। तो हिमालय के नामचा बारवा पीक यहाँ नंगा पर्वत, तो यहाँ से और यहाँ पे आपको ये बेंड, एक तरीके से बेंड क्या बोलते हैं उसको, बेंड देखने को मिलता है ना। सिंटेक्स, आप बस इसको याद रखना कि सिंटेक्सियल बेंड, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश बर्मा के बीच में एक डिवाइड उसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय सिंटेक्सियल बेंड आर नियर, कहाँ पे, किसके नियर है, नंगा पर्वत एंड दी नामचा बारवा रिस्पेक्टिवली। एक और बार मैं बता दूं आपको क्या रखना है इसमें, एक पॉइंट आप इसमें ध्यान से रखें कि TT इज द मेजर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय वेयर द हिमालय टेक्स अ शार्प साउथ बेंड जैसे एंड कनेक्ट्स विद द IBR इंडो बर्मन प्लेट। दिस बेंड इज कॉल्ड सिंटेक्सियल बेंड। तो आपको MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको प्रिपेयर कर लें। अब मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 60 WTO नेशन बैक न्यू मेथड ऑन फूड सब्सिडीज।
एज वी ऑल नो कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आया। तो यहाँ पे 60 WTO नेशंस थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नेशंस की मीटिंग हुई है, वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया, मतलब डिस्कशन हुआ है कि 60 जो WTO नेशंस है वो बैक कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं ऑन फूड सब्सिडीज। और वो किस कलर में दी गई है, जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती है ना, ट्रैफिक लाइट्स के कलर में इनको मेंशन किया गया कि ग्रीन होगा, यहाँ पे ऑरेंज टाइप एंड ब्लू एंड येलो। तो ये कुछ कलर दिए गए हैं, उसके हिसाब से उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या है। इसको हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो ये ट्रैफिक लाइट्स के होता है, वैसे यहाँ पे ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू एंड येलो इस कैटेगरीज में कुछ डिवाइड करके इनको डाल दिया गया है। कुछ क्राइटेरिया है यहाँ पे सेट किए गए हैं। और ये क्या है, ये जो 1986 में थी, ये जो EREP है, EREP क्या बोलते हैं इसको, हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल रेफरेंस पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे WTO ने क्या किया था, WTO ने मैंडेट किया था दैट WTO मेंबर कंट्री फूड सब्सिडी विल शुड नॉट ब्रीच द लिमिट ऑफ 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 10% आपको मतलब रखने, तो ये था। तो दिस 10% सीलिंग नोन एज द मिनिमल सपोर्ट प्राइस, द मिनिमल अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइडेड अंडर द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्या हुआ, EREP जो था इज द एवरेज प्राइस ऑफ बेस्ड ऑन द बेस ईयर 1986 एंड 88। तो तब से पुराना हो गया था, कई दशकों तक आप ये सेम फॉर्मूला नहीं रख सकते। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया, उन्होंने बोला कि रिवाइज करने का टाइम इसको आ चुका है, तो इसको आपको रिवाइज करना चाहिए। किस बेसिस पे करना चाहिए, तो इसमें वो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि EREP हैज नॉट बीन रिवाइज्ड इन डेकेड्स, दिस मेथड फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट ऑन द हाई इन्फ्लेशन लेवल्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग ये मेथड क्या था, इसका ड्रॉबैक क्या था जो EREP ने 1986 से 88 तक रखा था, कि इसमें ना तो लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखा गया, क्योंकि दशकों तक वही एक फिक्स रख दिया कैलकुलेशन का तरीका, तो उसी से चलता जा रहा है। और ना जो करंट सिनेरियो देखा जा रहा है, करंट सिनेरियो जैसे कि कई कंट्रीज में क्राइसिस भी है, वो भी देखा नहीं गया। जो जिनको एक्चुअल में जरूरत है फूड सब्सिडी की, वो भी इसमें इंक्लूडेड मतलब नहीं है क्राइसिस, वो तो सिर्फ उन्होंने कंडीशन उसकी उस वक्त देख के इंपोर्ट किया, उसको रिवाइज ही नहीं किया। और जैसे कई कंट्रीज हैं जहाँ पे वॉर में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, हाई हो चुके हैं, तो उनको क्या है, उनको भी इन्फ्लेशन की वजह से उसके लेवल्स जो है वो काउंटर करने की कैलकुलेशन आपको देखनी चाहिए किस हिसाब से आप सब्सिडी वगैरह ये प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब इसमें इश्यूज थे, तो अब इसको हम देख लेते हैं। जैसे EREP हैज नॉट बीन रिवाइज्ड फॉर डेकेड्स, जैसे मैंने आपको बताया। दिस मेथड फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ द हाई इन्फ्लेशन लेवल्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज। कंट्रीज सजेस्टेड अ न्यू मेथोडोलॉजी टू कैलकुलेट द सब्सिडीज बाय ईदर अकाउंटिंग फॉर एक्सेसिव इन्फ्लेशन इन द एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस EREP, या फिर कैलकुलेटिंग द EREP बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर्स एक्सक्लूडिंग द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी। तो उन्होंने कहा कि लास्ट 5 ईयर्स का भी एटलीस्ट डेटा उसको मद्देनजर रखते, उसको ध्यान में रखते इसको सब्सिडी को कंसिडर किया जाना चाहिए। ठीक है, और उन के लिए भी किया जाना चाहिए जो कि बहुत ही वर्स्ट या worst condition origin के। They also propose that export of food grains from public stocks to be allowed for international food aid and humanitarian purposes। humanitarian purposes की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान में देख लेते हैं, अभी बहुत कंडीशन खराब है। श्रीलंका के अगर हम रिसेंटली अकाउंट में देखें तो बहुत कंडीशन खराब है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी इसको प्रपोज किया गया कि इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए फॉर द नीडी कंट्रीज। नीडी कंट्रीज में अब इस वक्त के सिनेरियो में अगर देखें तो बहुत बुरी कंडीशन उनकी हालत है। सो द डोमेस्टिक सपोर्ट इंक्लूड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स। अगर आप इसको ट्रैफिक लाइट्स के इसको देखा गया है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया का जो PDS सिस्टम है ना, PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे आपका राशन कार्ड वगैरह हो गया, तो ये इंडिया का है, इसमें काउंट नहीं होता है। इंडिया PDS जो है इसके अंतर्गत इसमें नहीं आता PDS सिस्टम इंडिया का। सो इसमें ये लाइन आप देख सकते हैं, इंडिया PDS डज नॉट कम अंडर दिस ग्रीन बॉक्स। दीज मेजर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम, जो ग्रीन कॉर्नर में है, ग्रीन डब्बे में है, ग्रीन बॉक्स में, उसमें क्या है, दीज मेजर्स आर exempted duty से from reduction commitment and indeed can even be increased without any financial limitation under WTO, World Trade Organization, applies to both developed and developing countries। अब इंडिया क्या है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, बट इन द केस ऑफ डेवलपिंग कंट्री स्पेशल ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड। स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज को इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंटल स्टॉकिंग प्रोग्राम ऑफ फूड फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पस एंड सब्सिडीज फूड प्राइसेस अर्बन एंड रूरल बोथ के लिए। ठीक है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड है प्लस डेवलपिंग कंट्रीज, वो ग्रीन बॉक्स के अंदर उसको रखा जाएगा। लेकिन इंडिया का जो PDS सिस्टम है वो इसके अंतर्गत नहीं रखा है या नहीं आता है। ठीक है, बात कर लेते हैं दूसरा हम ऑरेंज। ठीक है, एम्बर बॉक्स की। एम्बर बॉक्स में क्या, ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स कंसिडर्ड टू डिसऑर्ड प्रोडक्शन एंड ट्रेड विद सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस ये फॉल इनटू द एम्बर बॉक्स। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल जैसे MSP होता है ना, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमल सपोर्ट प्राइस जो है, सम टोटल ऑफ सब्सिडीज ऑफ इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स वगैरह जो होते हैं। और फर्टिलाइजर में आपको बता दूं कि रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था अभी उसका फर्टिलाइजर्स का, तो उसकी वजह से जो खाद्य संकट आपको उत्पन्न हो रहा है अभी, जो क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है खानों के, फूड ग्रेन्स के, वो इसी वजह से भी है कहीं ना कहीं, कि आप उपजाओ तो करेंगे लेकिन आपको फर्टिलाइजर्स की काफी जरूरत है। आप सोच सकते हैं कि फर्टिलाइजर इतना कोई ऑयल की तरह इतना कमर्शलाइज नहीं है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो ये रिसेंटली आपको पता होना चाहिए थोड़ी बहुत चीजें। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स एंड वाटर, क्रेडिट, पावर सप्लाई एक्सेट्रा, ये सारे किसमें आता है, एम्बर बॉक्स में। ठीक,
अगर हम अभी बात कर लेते हैं ब्लू बॉक्स की, तो ब्लू बॉक्स में क्या है, ब्लू बॉक्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, दीज आर बेसिकली एम्बर बॉक्स subsidies, but they tend to limit the production. Any support that would normally be in the amber box, जो अगर normally amber box में होना था but blue box में is placed in the blue box, इसको blue box में रखा गया है. If the support also requires farmers to limit the productions, में जैसे the measures of the also exempt from the production of committees वगैरह एक्सेट्रा, जो इसमें नहीं हो पाया वो ब्लू बॉक्स में आ गया. तीसरा किसमें, जैसे अगर आपको खाद्य में कुछ, येलो बॉक्स में क्या है, जैसे कि आपको कुछ ट्रैक्टर्स वगैरह या कुछ पंप चीज़ें वगैरह चाहिए, इनपुट वगैरह चाहिए, तो वो सारा का सारा किसमें रखा गया है, येलो बॉक्स में. तो एक ट्रैफिक लाइट्स की तरह ये सब्सिडी का 60 नेशंस ने WTO से उसमें एक मीटिंग में ये बात अभी न्यूज़ में रिसेंटली डिस्कस हुआ है कि 60 WTO नेशंस उन्होंने बैक किया न्यू मेथड ऑन फूड सब्सिडीज, क्योंकि जो पुराना था वो दशकों तक पुराना था. 1968 का बताओ कहाँ चल रहा था और अभी क्या टाइम आ चुका है. ठीक है, तो अब मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं. साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशंस रिजेक्ट्स चाइनास रीजनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट. जियोपॉलिटिक्स इशू है, IR इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि चाइना ने काउंटर करने की कोशिश की किसको, क्वाड को. अब क्वाड में आपको पता है कि जापान है, ठीक है, इंडिया है एंड आपका ऑस्ट्रेलिया है ना. तो ये मतलब ऐसे एंड US है. तो ये इसको काउंटर, जैसे अभी इंडिया ने मीटिंग किया जापान में, तो रशिया ने एंड चाइना ने मिलकर बॉम्बर्स अपने जो थे वो अपॉइंट कर दिए थे वाइल ड्यूरिंग द मीट. तो उन्होंने फिर वो फ्लाई ओवर किया, जब तक कि वहाँ से उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई, तब वो बाद में टर्न कर लिया चाइना और इंडिया रशिया के बॉम्बर्स ने. तो अब उस बाद में काउंटर उन्होंने रिस्पॉन्स तो देना ही था, तो उन्होंने भी एग्रेशन शो किया कि ठीक है. तो अब इसको क्वाड के अगेंस्ट एक तरीके से आप बोल सकते हैं, मोटा मोटा एक, अगर आप उस तरीके से आपको देखना चाहें, तो चाइना ने काउंटर किया कि चलो ठीक है, साउथ पैसिफिक जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, वो न्यूज़ में काफ़ी बना रहता है. तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है, साउथ पैसिफिक जो उनका समुद्र में चाइना चाहता है कि हम लोग एनेक्स करें, दबदबा बनाने की कोशिश की. तो उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना बाकी कंट्री से हम बात करके देखते हैं जो आपके आइलैंड्स वगैरह. लेकिन यहाँ पे चाइना को थोड़ा सैडली डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, बिकॉज जो ये साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशन थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया चाइना के इस ऑफर को. अब इसमें देख लेते हैं, इसको इन डेप्थ में नहीं जाऊंगे, आप उसको देख लेंगे कौन कौन सी कंट्रीज इसमें थी और किस किस कंट्री ने इसको रिजेक्ट किया प्रपोजल को, वो आप इसमें देख लेते हैं. एंशियस ऑफ द चाइनीज एम्स द 10 पैसिफिक आइलैंड नेशंस फेल्ड टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन द ड्राफ्ट ट्रेड सिक्योरिटी कम्युनिके प्रपोज्ड बाय द चाइना. तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. सेम ऑफ द PIC इसको बोला जाता है कि आपका PIC का ये इसको बोला जाता है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज. क्या है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज? तो PIC जो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं, सभी ने ऑलमोस्ट सपोर्ट नहीं किया. 60 जो उन्होंने कंट्रीज में सोचा था कि हम सपोर्ट ले लेंगे, ऐसा हुआ नहीं है. 10 कंट्रीज जो है पैसिफिक आइलैंड, उन्होंने अग्रीमेंट पे साथ नहीं दिया. आप देख लेते कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्या क्या हुआ, कैसे वजह रीड अबाउट इट. तो ऐसा है कि ये पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज नेशंस इंक्लूड फिजी, सामोआ, टोंगा ट्रेंच भी आपका बहुत फेमस था. आप अगर ज्योग्राफी में तो टोंगा ट्रेंच आपको पता होना चाहिए. फिर किरिबाती, पापुआ जो उसके बाद आइलैंड है वहाँ पे देखेंगे, न्यू गिनिया, वनुथुआ, सोलोमन आइलैंड एंड न्यू एंड एक्सेट्रा. तो ये खंड. तो चाइना हैज स्टेडली स्ट्रेंथेंड इट्स एंगेजमेंट विद द रीजन. उन्होंने सोचा कि हम इनके सपोर्ट में मतलब एक तरीके से ग्रुप बना करके काम करते हैं. तो दे वांटेड दैट, बट ऐसा हुआ नहीं. इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं इसका, सो बोथ एट द इकोनॉमिक्स एंड द सिक्योरिटी फ्रंट. Example, the value of Pacific Island nations trade with China overtook that of their trade with Australia. Additionally, the Solomon Islands signed a security agreement with China that will allow China to send its police security personnel and as well as permit Chinese naval ships to use island ports. तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक तो आप लोकेशन इसकी देख लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे है. और सोलोमन आइलैंड में क्या है, अगर आप बात करें तो वहाँ पे एक पैक्ट साइन किया है कि चाइना अगर जरूरत पड़ती है सपोर्ट के लिए पुलिस भेज सकता है. बट चाइना कहाँ सपोर्ट के लिए पुलिस भेजता है. जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ कि चाइनीज जो आर्मी है या लोग उनके डेथ हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम एक छोटी सी पोस्ट भेजते हैं. तो पोस्ट से सबके दिमाग में आता है कि छोटी सी पोस्ट होगी, बट वेराइज उनका इंटेंशन कुछ और ही होता था. ऐसे ही यहाँ पे एक पैक्ट जो साइन हुआ था सोलोमन आइलैंड के बीच में बहुत पहले, चाइना का एग्रीमेंट. तो उसमें क्या था कि मतलब एक पैक्ट जो साइन हुआ था कि एडिशनली तो सोलोमन आइलैंड जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद चाइना क्या कहता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो ले सकता है सोलोमन आइलैंड. तो जैसे आपका बेलारूस रशिया का एक वॉर फ्रंट खुल गया था, तो बेलारूस के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप, तो बेलारूस से उन्होंने नॉर्दर्न फ्रंटियर में यूक्रेन में अटैक करना शुरू कर दिया था. दो अभी तो नहीं है सैंक्शंस के बाद, बट लेकिन अभी भी स्टिल काइंड ऑफ उनका एक कॉलोनी तो नहीं पर लेकिन एक सपोर्ट के तौर पे, तो इसलिए था ऐसे ही था. तो साउथ पैसिफिक रीजन आप देख लो यहाँ पे मैप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसको इंडो पैसिफिक रीजन भी बोला जाता है, साउथ पैसिफिक रीजन को. और चाइना बहुत चिढ़ता है इसको, अगर आप उसको मतलब
इंडिया से तो चलो प्रॉब्लम है ही है, नॉर्मली वी ऑल नो दैट, बट ही वांट दैट डोमिनेशन ओवर दैट एरिया, बिकॉज उसका साउथ सी जो लगता है, साउथ चाइना सी उसका लगता है, तो ही वांटेड दैट टू कैप्चर। अभी ताइवान में भी हम लोग हो सकता है कि वॉर फ्रंट देखें, अगर कुछ डिसीजन ना देखने को मिले या पीछे अटैक ही हो गया हुआ था, वो इंटरनेशनल रिलेशन में है। तो खैर हम डिस्कस कर लेते हैं इसका भी। साउथ पैसिफिक रीजन, द रीजन कंप्राइज ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, जिसमें आपकी बात करें 3 मेजर ग्रुप्स हैं, कौन कौन से? मिलेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पोलिनेशिया। तो इसमें भी आपको दिखाया हुआ कि रेफर मैप, इसके लिए आपको मैप देखना ही पड़ेगा। पोलिनेशिया में आपको देख रहे हैं कौन कौन सी कंट्रीज आपकी आ रही हैं। कुक आइलैंड आ रही, टोंगा, ट्रेंच, ये सारे आइडियाज, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप बना हुआ है, हवाई वगैरह सारा किसमें आ रहा है आपका? पोलिनेशिया में आ रहा है, ठीक है। और मिलेनेशिया में आपको कौन कौन से आ रहे हैं? इंडोनेशिया जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, तो ये सारे इसमें आ रही हैं कंट्रीज में, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखा दूँ आपको, ये जूम आउट करके, ये आप इसको अच्छे से देख लें। आप चाहें तो इसको विजन की जो अभी पीडीएफ होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इसमें दे दूंगी, यही पीडीएफ पूरी की पूरी मिल जाएगी। यहाँ मेरा फर्स्ट कमेंट चेक करेंगे, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये 3 एक तरीके से जो आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशंस के, आप उसको डिवाइड किया गया। सो दे लाई एट दी क्रॉस रोड ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट। मैरीटाइम मतलब पानी, समुद्र से जो ट्रेड रूट है वहाँ, और ये जो जितने भी समुद्री रास्ते होते हैं ना, जैसे अभी यूक्रेन को लैंडलॉक बनाने का कोशिश किया जा रहा है, उससे क्या होगा, पोर्ट्स अगर कंट्रीज के पास नहीं होंगे तो उसको इकोनॉमिकली वो कंट्री बहुत वीक हो जाती है। इस मामले में इंडिया का एक 9th क्लास में क्वेश्चन आता है, 10th क्लास में, या जब 9th क्लास में क्वेश्चन आता था 12th में, कि वाई इंडिया इज रियली इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया का इंडियन ओशन है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडिया की स्ट्रेटेजिकली लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो पेनिनसुला है यहाँ पे, और यहाँ पे पानी, इंडियन ओशन इज रियली इंपॉर्टेंट। तो इंडिया बाय गॉड ग्रेस वी आर लकी इनफ कि इंडिया में ये है, ठीक है। इस पे नहीं जाते हैं अभी, तो हम बात करते हैं ट्रेड पर्सपेक्टिव से बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट हो जाती है, और सिक्योरिटी से भी और मैरीटाइम ट्रेड के लिए भी। सो द साउथ पैसिफिक अंटिल रिसेंटली was considered more of an area of US influence managed under the Australian, New Zealand, United States and Australian military alliance। तो यहाँ पे क्या था, अर्लियर पहले जो ये एरिया था ना, इसीलिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि यूएस क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा था ताइवान में, क्यों चाहते हैं कि सपोर्ट करें, बिकॉज ये जो दबदबा बना हुआ था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, मतलब देखा जाए यूएस का बहुत इस एरिया में काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड्स है जो उन्होंने एक तरीके से वहाँ पे कंट्रोल किया हुआ। जैसे इंडिया का भी 4 बार आइलैंड है वहाँ पे, तो ऐसे इराक में, मतलब ऐसे कंट्रीज कोशिश करती हैं कि इन्फ्लुएंस बना रहे और ट्रेडिंग में आसानी हो, ठीक है। तो हवाई आइलैंड से यहाँ पे बहुत पास में आपको देखने को मिला, तो ये ऐसा कुछ था। बट चाइना इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। सो इंडिया ऑल्सो हैज एस्टैब्लिश फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन FIPIC एंड इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन टाइज विद द रीजन। इंडिया भी कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, जैसे आपने देखने को मिल रहा होगा कि मलेशिया के पास या जो अभी कंट्रीज है, मलेशिया में भी, इंडोनेशिया में भी, इंडिया कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं कि उनसे टाइज हो पाए। सिंगापुर से रिसेंटली, तो जस्ट प्रोसेस में है, मॉरिशस वगैरह, तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ में था, IR से रिलेटेड टॉपिक आ सकता है, फिर भी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है आपका ये, यहाँ पे आप डिस्कस कर लेते हैं कि सेंटर अलाउज प्रोक्योरमेंट बाय कोऑपरेटिव्स थ्रू गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जेम पोर्टल, याद रख लेना इसको, जेम पोर्टल। ये मार्केट प्लेस है, वर्चुअल होगी, ठीक है, है, लाइव नहीं है, मतलब जैसे ऑनलाइन होता है ना, जैसे पोर्टल है। सो यूनियन कैबिनेट हैज, और आपको लगता है कि जितनी भी कोशिश की जाती है कि उसको जो भी प्रोसीजर है, जैसे आपके पहले वोटिंग सिस्टम होता था, पहले चिट पे होता था, फिर आपके ईवीएम्स में आ गया, तो उससे क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी हो गई एक तरीके से। तो ऐसे ही जितने भी बिजनेस, अगर आपके कुछ ऑनलाइन हो जाता है बिजनेस, या फिर कोई भी बोर्ड या बैंक्स की कुछ भी स्टेटमेंट, तो ऑनलाइन होने से क्या होता है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से आपको क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से गवर्नमेंट ने कोशिश की कि मार्केट प्लेस जेम पोर्टल को स्टैब्लिश किया। किस लिए किया होगा आपको लगता है? क्योंकि ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू एक्सपैंड द मैंडेट ऑफ जेम टू अलाउ प्रोक्योरमेंट बाय कोऑपरेटिव एज बायर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। The move will help cooperatives in getting cooperative price through open and transparent process over 8.54 lakh registered cooperatives. Imagine 27 crore members will be beneficial, मतलब बेनिफिट मिल सकेगा उनको। It will enhance the ease of doing business. मेन क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिनको बिजनेस करना है उनके लिए बहुत आसान रहेगा जेम पोर्टल। और अबाउट जेम पोर्टल की अगर हम बात करें, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016, रिसेंटली 2019 में भी न्यूज़ में रहा था, 20 में भी आई डोंट नो, बट 19 and 16 के बाद ये काफी न्यूज में रहा है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टू क्रिएट एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट बायर्स। इट वाज डेवलप्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल विद टेक्निकल सपोर्ट ऑफ NEGD अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, याद रख लें, IT, ठीक है। किस लिए हुआ है? बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, कि आप आसानी से बिजनेस कर सके बिना रोक टोक के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तभी तो आपके यूनिकॉर्न वगैरह डेवलप होंगे। इंडिया का टारगेट क्या है कि 200 यूनिकॉर्न इंडिया ने डेवलप करने हैं 2025 तक, ये इंडिया का टारगेट है। 2025 ये मुझे याद है, लेकिन यूनिकॉर्न डेवलप करने 200+ इंडिया ने, ठीक है।
जो कि न्यू बिजनेस होल्डर्स होते हैं. सो द परचेज थ्रू जेम पोर्ट गवर्नमेंट यूजर्स हैव बीन अथॉराइज्ड एंड मेड मैंडेटरी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक. इट इज ओपन फॉर प्रोक्यूरमेंट बाय ऑल गवर्नमेंट बायर्स, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट डिपार्टमेंट, दोनों इसमें कर सकते हैं. ऑल गवर्नमेंट बायर सेंट्रल भी हो सकते हैं, स्टेट भी. प्राइवेट बायर्स को इसमें यह है कि कैन नॉट बाय ऑन दी प्लेटफॉर्म, वो इस प्लेटफॉर्म से खरीद नहीं सकते जो गवर्नमेंट की पोर्टल है, बट सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. और आपने रिसेंटली ONDC जो इंडिया का जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, वैसे ही इंडिया का एक प्लेटफॉर्म भी आ गया जो कि होपफुली फ्लिपकार्ट और अमेजोन को बीट करें, कंपटीशन दे पाए, वहाँ से हम लोग ऑनलाइन चीज़ें भी बेच और ले सकते हैं. तो ये ई पोर्टल था, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी थी. अब न्यूज़ इन वन लाइनर में इसको देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपका बात की गई है सेंसस में, कास्ट बेस्ड सेंसस. सो कास्ट बेस्ड सेंसस इनफॉर्मेशन ऑफ पीपल हाउस होल्ड बेस्ड कास्ट आइडेंटिटी के बेसिस पर डिफरेंट कास्ट है. और 1931 में ब्रिटिश पीरियड के द्वारा ये क्या था, इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड. ठीक है, याद रहेगा. 1951 एज अ कॉन्सेप्ट, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आपको ये याद रखना है. हाउएवर इन 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस वाज कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सेंसस इन 2011. आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपके सेंसस कौन कंडक्ट करवाता है इंडिया में, ये सब आप वन लाइन में देख ले. फिर UN रिपोर्ट सेज अलकायदा रीफोकसिंग फ्रॉम अफगानिस्तान टू कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया की सिक्योरिटी की, गवर्नमेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अलकायदा यहाँ पे US का कहना है, ये इंडिया का कहना नहीं है. US की रिपोर्ट ने कहा है कि अलकायदा जो है शिफ्ट हो गया फ्रॉम अफगानिस्तान टू कश्मीर. तो ये एक तरीके से सिक्योरिटी प्रॉब्लम है. और साथ में जो IS भी है, अलकायदा एंड IS ग्रुप, टेरर ग्रुप अफगानिस्तान अंडर द न्यू तालिबान रिजीम. इट इज फर्स्ट रिपोर्ट इन 2021 टेक ओवर ऑफ, तो टेक ओवर कर ले तालिबान. उसके बाद देखा गया इंडिया इज करंटली द चेयर ऑफ द सैंक्शन कमेटी विच कंप्राइजेस ऑफ 15 UNSC मेंबर. इंडिया चेयर अभी है इसको परमानेंट, तो जैसा पता होगा कि 15 मेंबर वैसे होते हैं और 6 जो वैसे हैं. तो खैर, सो इट हैज रिपोर्टेड दैट 2 इंडिया फोकस्ड टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद एंड जेम एंड लश्कर तैयबा आर रिपोर्टेड टू हैविंग ट्रेनिंग कैंप्स इन अफगानिस्तान. तो ये थोड़ा इशू है जो आपको देखना पड़ेगा. फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लेड IT डायलॉग स्टॉकहोल्म है. इसमें वॉलंटरी इनिशिएटिव है लॉन्च बाय इंडिया एंड स्वीडन. स्टॉकहोल्म आपको पता है यहाँ पे इंडिया एंड स्वीडन के यहाँ पे एक्शन समिट 2019. इट इज सपोर्ट टू द वर्ल्ड बाय इकोनॉमिक फॉर्म. यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कंट्रीज हैं यहाँ पे. और इसका क्या है, नेट जीरो कार्बन एमिशन, जो हम बार बार क्लाइमेट से रिलेटेड हम बात करें, नेट जीरो कार्बन एमिशन. इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जीरो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, कि जितनी आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे उसके संदर्भ में आप उतनी ऑक्सीजन या पेड़ पौधे लगाएंगे जितनी आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें, तो वो इक्वल हो जाएगा. तो इसका मतलब ये होता है नेट जीरो कार्बन एमिशन का. इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कम कर दें, मतलब करनी तो है लेकिन उतनी आप पेड़ भी लगाएंगे तो वो इक्वल लेवल पे आ जाता है, तो जिससे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा नहीं होगा. तो इसको बोलते हैं नेट जीरो कार्बन एमिशन. ये टॉपिक भी आपका याद रहेगा. ये वर्ड कहीं पे आप चाहें तो लिख सकते हैं, नेट जीरो कार्बन एमिशन, या आप आंसर राइटिंग में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. फिर ग्रीन बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं. कल भी हमने ग्रीन बॉन्ड्स की बात की थी. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये लग्जमबर्ग ग्रीन, इसमें एक्सचेंज हुआ था. ग्रीन बॉन्ड फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज फॉर फंड प्रोजेक्ट्स विच हैव पॉजिटिव एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक बेनिफिट्स. ये दोनों टॉपिक अब क्लाइमेट से रिलेटेड होंगे, क्लाइमेट. सो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें बात की. तो ग्रीन बॉन्ड्स, इंडिया में काफी सारे ग्रीन बॉन्ड, मतलब इन अ वे काफी सारे क्लाइमेट से रिलेटेड काफी सारे बातें इसमें की जा रही हैं. सो अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्ट टू मोबाइल. अब यहाँ पे डायरेक्ट टू मोबाइल में देख लेते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पे हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन, डॉट हैज सेटअप, डॉट यहाँ पे टीवी वाला डॉट नहीं, डॉट हैज सेटअप अ कमिटी टू स्टडी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट टू स्मार्टफोन्स इन 2021. प्रसार भारती, कौन, प्रसार भारती अनाउंस कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर टू टेस्ट फिजिबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी कॉल्ड D2M. मेन कॉजेज, इसके मेन यूजेस क्या है D2M नेटवर्क के, अवेलेबिलिटी और कन्वर्ज विद ट्रेडिशनल मोबाइल नेटवर्क, प्रोवाइड एडिशनल डेटा पाइप्स टू मोबाइल ऑपरेटर विच कैन हेल्प डिकंजेस्ट देयर वर्क फ्रॉम बैंडविड्थ कंजप्शन ड्यूरिंग द पीक ट्रैफिक. तो ये आप इसमें याद रख सकते हैं कि किसने किया है, ये किसके साथ, IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेट किसने किया है, प्रसार भारती ने 2021. ठीक. फिर दूसरा है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID. इसके अगर हम बात कर ले, दिल्ली एयरपोर्ट ने क्या किया है, हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट, पहला इंडियन एयरपोर्ट है जिसने RFID इनेबल किया है. टैग, जैसे आपका टोल टैक्स नहीं होता जैसे, वैसे ट्रैक रीच करने के लिए, तो बैक टैग्स जैसे आप करते हैं यहाँ पे बैक को ट्रैक किया है. RFID refers to wireless system comprised of 2 components, tags and radars. So the radar is a device that has 1 or more antennas that emit radio waves and receive signal back. तो एक तरीके से आप इसको देख सकते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह में, जैसे आप टोल प्लाजा में फास्ट टैग वैसे कुछ होता है, तो ऐसे देख सकते हैं. टेक्नोलॉजी तरीके से आप बात कर सकते हैं. रिसेंटली आपको टोल प्लाजास में देखने को मिलता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन दैट. सो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी, ये बड़ा न्यूज़ में था. HIMARS, यूक्रेन को, सबको पता होगा कि यूक्रेन ने डिमांड की थी कि आपकी हाई लॉन्ग रेंज मिसाइल दी जाए, तो US ने बोला है कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि 180 समथिंग कुछ था यहाँ पे, अगेन IR की बात है. एज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट टू यूक्रेन, USA हैज अनाउंस सेंडिंग एन एडवांस मिसाइल सिस्टम HMRS टू यूक्रेन. इंडिया के पास भी है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स. सो इट इज अ लॉन्ग रेंज मोबाइल प्रिसिशन आर्टिलरी सिस्टम, इसको हम बोलते हैं
IMARS। कल हमने बात की थी अस्त्र मिसाइल की, तो अस्त्र जो इंडिया की है वो क्वेश्चन आ सकता है कि एयर टू एयर है, ग्राउंड टू एयर है, क्या है। तो एयर टू एयर मिसाइल वो अस्त्र है, वो कल आपने मैंने अपलोड किया था 1 जून में, और ये 2 जून का है। तो ये कुछ छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे आप बात कर लेते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्सेलरेशन काउंसिल, NAAC की अगर हम बात करें, NAAC क्या है, दैट है कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन है, पेपर बी रीडिजाइन सो दैट एटलीस्ट 10% मार्क्स आर गिवन बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ हायर ऑर्डर। स्टूडेंट्स के लिए है, क्रिटिकल थिंकिंग से डेवलप हो सके इसके लिए, तो आप इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अच्छे से पढ़ लें। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज़ में लास्ट ईयर थी तो अभी नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ कौन सी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अगर हम बात करें बिहार में चंपारण में, अगर आपको देख रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन वाइज। अगर आप इसको देखें तो इसको आप अच्छे से देख लें, मैं आप जूम आउट कर लेती हूँ यहाँ पे। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है बिहार में चंपारण, अगर आप देखें जूम आउट करके तो यहाँ पे है। ये जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 3 हमें न्यूज़ देखने को मिली है। एक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, EVS एनवायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से, ग्रीन बॉन्ड की बात की है हमने आज, और कौन सी हमने बात की थी यहाँ पे इन रिसेंटली इन न्यूज़, ये लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन लेड, तो स्टॉकहोल्म में कॉन्फ्रेंस हुई स्वीडन में, यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड बात की गई है, UN क्लाइमेट, यहाँ पे नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात हुई बाय 2015, ठीक है, ये याद रखना है। ये 3 टॉपिक्स आपके क्लाइमेट से रिलेटेड अगेन यहाँ पे बात हुई है। तो वाल्मीकि की हम बात कर लें, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार है, बिहार में है, ठीक है, हैज एस्टैब्लिश एन एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर, VTR इसको बोलते हैं। लोकेशन आप देख लें, एक्सट्रीम नॉर्थ में है, ईस्टर्न एंड अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल। तो अगर आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एक्सट्रीम, यहाँ पे आपको मालूम है कि ये नेपाल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम बॉर्डर के पास है। एलिफेंट के लिए आपको पता होगा कि एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर VTR एंड एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न एंड अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल, वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण में है। चंपारण वैसे ही बहुत फेमस रहा, वो सब गांधी खेड़ा सत्याग्रह ये सब, बट उसमें चंपारण की खेती वगैरह नहीं ली वगैरह। सो चंपारण वैसे भी जिन्होंने NCERTs कवर की होंगे 9th to 10th, या 10th की NCERTs ने कवर की होगी, या फिर अपनी हिस्ट्री, तो उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये टॉपिक, यहाँ चंपारण का लोकेशन ऐसा नहीं है कि न्यू है, ठीक है। सो द वेस्टर्न रिजर्व इज बाउंडेड बाय द गंडक रिवर, गंडक रिवर यहाँ पे पता, वैसे भी आज आप कोई एरिया में कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो उसके जोग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से साथ में EVS इसको साथ में ये टॉपिक कवर होता है। तो जो जोग्राफी के स्टूडेंट्स को पता होगा गंडक रिवर है, तो ये आप देख लें मैप में कहाँ इसकी लोकेशन है। इट इज कंटिन्यूस विद नेपाल्स चिटवा नेशनल पार्क टू द नॉर्थ, शेयरिंग फॉरेस्ट्री बाउंड्री, और ये सब न्यूज़ में था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, वाइल्ड लाइफ रिजर्व सेंचुरीज आपको न्यूज़ में रहता है, आपको देखने को बनता है। इसमें क्या है, इट रिप्रेजेंट वन ऑफ द लास्ट पैच ऑफ फॉरेस्ट हैविंग अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द तराई भाबर वेजिटेशन। अब आपको पता होना चाहिए, और शिवालिक प्लेन्स, तो अब पता होना चाहिए कि तराई भाबर रीजन क्या होता है। जब ये माउंटेन्स है, यहाँ से जब रिवर बह के आती है, जो फुट हिल्स बोलते हैं ना, फुट हिल्स में, यहाँ पे आपका कंकड़ पत्थर, बोल्डर्स, रॉक बोल्डर्स, पोरस एक तरीके से जो रिवर है यहाँ पे गायब हो जाती है, फिर आगे जाकर के आपके तराई रीजन में आती है। इसको जो ये रीजन है इसको भाबर बोलते हैं, फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन। जैसे शिवालिक्स सबसे लो माउंटेन है, फिर आपके मिडिल हिमालय है, फिर आपके इसको बोलते हैं कि हायर ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो शिवालिक्स की अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो जो तराई रीजन क्या होता है, जैसे आपको उसमें देखने को मिल रहा है कि तराई रीजन जैसे रिवर निकली माउंटेन से ओरिजिनेट होकर, थोड़ी थोड़ी हिल्स हैं, ये कम हो गई यहाँ पे। तो शिवालिक्स आपको पता है सबसे नीचे वाली लेयर शिवालिक्स से, थोड़ी ऊपर वाली मिडिल हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय। तो फुट हिल्स मतलब हिल्स के या माउंटेन्स के फुट में स्टार्टिंग जो एरिया ना, जहाँ पे आपको खड जैसा एरिया दिखता है। अगर JNK की बात करूँ, यहाँ नदी जैसी आपको पत्थर दिखते हैं, पोरस बेड रॉक दिखते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रिवर्स फ्लो करके लाते हैं, इस रीजन को बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं, भाबर, जो फुट हिल शिवालिक्स। इसके बाद अगर आगे जाके आप देखेंगे तो यही रिवर जो डिसअपेयर होती है, इस एरियाज में आपको ज़्यादा पानी देखने को नहीं मिलता है, यहाँ कम देखने को मिलता है। रिवर आपको सडनली लगेगा कि डिसअपेयर होगी, और तराई रीजन में आपको ऑल ऑफ अ सडन वो आपको देखने को मिलेगा तराई रीजन में वो रीअपेयर हो गई। और तराई रीजन बहुत फर्टाइल लैंड होता है एज कम्पेयर टू योर भाबर रीजन। ऑब्वियसली आप कंकड़ पत्थर इतने मोटे मोटे इसको बोलते हैं भाबर रीजन, तो उससे ज़्यादा फर्टाइल होगा। कैसा होगा मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा होता है, हिमालय है, मिडिल हिमालय में, इसके यहाँ पे भाबर कंकड़ पत्थर, ठीक है, कंकड़ पत्थर। इसके बाद तराई रीजन आता है, तराई रीजन के बाद आपका आता है एलुवियल सॉइल फर्टाइल रीजन के 2 पार्ट्स होते हैं फर्दर, खादर एंड भांगर। भांगर का सीमेंट या इतनी ओल्ड इसको बोलते हैं ओल्ड एलुवियम, और इसको बोलते हैं खादर को खादर एंड भांगर। खादर रिच एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है, ये रिवर के द्वारा लाई जाती है। तो आप इसको मैं अब पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश करती हूँ कैसी है। सो आप देख रहे हैं तराई रीजन कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे फसल बहुत अच्छे से हो सकती है, फर्टाइल लैंड उसको एलुवियल सॉइल के बोल सकते हो। तो ये तराई रीजन है, यहाँ पे मार्शी या थोड़ा मिट्टी और बहुत फर्टाइल लैंड होता है इसका तराई का एज कम्पेयर टू भाबर रीजन। अगर आपको कौन सा देखा है तो भाबर आपका ऐसा है, ठीक है। तो कहाँ तराई और कहाँ भाबर रीजन, तो ये आपका न्यूज़ में था रिसेंटली चंपारण में तराई रीजन, और कौन सा नेशनल स्फीयर उसका बात हमने की थी चंपारण बायोस्फीयर, ठीक है। ये इसी साथ हम इसको खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन प्रेस थम्स अप,
एंड कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कोई डाउट या क्वेरी कुछ होगा तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ, MJ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।